हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अगले क्लास में डेली 2 बजे आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ब्रह्मास्त्र चीजें लाने की। सर ठीक है, ये बीएससी फाइनल ईयर थर्ड ईयर यानी का थर्ड पेपर केमिस्ट्री का और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 101%। ठीक है, और हम हमेशा कहते हैं जो चीजें आपको कठिन लगे वो कॉमेंट करो, वो लेके आएंगे तब मजा है मेरे भाई। सरल चीजें तो हर आदमी बना देता है। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये पेपर में लॉन्ग में मिलेगी मेरे भाई, मिलेगी ही मिलेगी। यानी जो बच्चे सिर्फ पास होने की जुगाड़ में जाना चाहते हैं वो ये एक क्वेश्चन पढ़ लें, लगभग पास के करीब वो पहुंच जाएंगे। सर ठीक है, तो कैसे करना है, क्या करना है, समझिए। सबसे पहले समझना पड़ेगा यार ये श्रोडिंगर नाम का व्यक्ति है कौन। देखो भाई, छोटे क्लासों में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, जैसे आपने टॉमसन का मॉडल पढ़ा था, अभी हमने इससे पहले आपको बोहर का मॉडल पढ़ाया, सोमरफेल्ड का मॉडल था, बहुत सारे मॉडल थे। सर ठीक है, वो सब पुराने मॉडल थे। जो नए मॉडल आया उस नया मॉडल को आधुनिक मॉडल जिसे कहते हैं, मॉडर्न मॉडल जिसे कहते हैं, वो दिया था श्रोडिंगर ने। ठीक है, श्रोडिंगर ने कहा क्या? श्रोडिंगर ने कहा देखो भाई, तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कुछ सर्टेन जो उपकोष वाला मामला था, नहीं एस पी डी एफ, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। सर ठीक है, तो अब इन्होंने कुछ बातें और कही हैं, उन्हें समझिए कैसे इन्होंने इक्वेशन को प्रपोज किया। ध्यान से समझिएगा। देखो भैया, ये होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन होता है बताओ? नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। अब हम हमेशा कहते हैं, आपने 50 बार सुना होगा, उनका लड़का उनकी लड़की के साथ भाग गया। अब भैया कभी नहीं सुना होगा लड़का लड़के के साथ भाग गया, हालांकि ऐसा भी अब आजकल होने लगा है, लेकिन नॉर्मल एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा है। लड़का लड़की के साथ भाग गया, ना लड़के की गलती है ना लड़की की गलती है, फिजिक्स की गलती है, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि हमेशा प्लस वाला जो है वो माइनस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक भैया, तो अब उसे भूल जाओ। बोले अरे यार भागना तो हमें भी था, एक लड़की है, तो उसे भूल जाओ 2 मिनट के लिए। पहले क्वेश्चन पे आओ भैया। यहां पे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस, प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस, और जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होता है माइनस। तो ये प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। श्रोडिंगर कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है इसके नाभिक के अड़ोस पड़ोस में पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी। ना मानो चले जाओ, अब कह देंगे तो यार कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन रियलिटी है जितने भी लड़कियों वाले स्कूल हैं वहां चले जाना, वहां पर देखना जाके ज्यादातर जो लड़के हैं छपरी टाइप के, नहीं इधर बाल वाले वैसे रुमाल वाले, वो सब उनके उस कॉलेज के अड़ोस पड़ोस में पाए जाने की संभावना अधिक होगी, दूर कहीं पाए जाने की संभावना कम होगी। ये उनकी गलती नहीं है, किसकी गलती है? फिजिक्स की गलती है मेरे भाई। श्रोडिंगर ने भी यही कहा, और फिर इसे प्रपोज करने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दे दी सिद्ध करने के लिए, जिसे कहा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या है समझिए। श्रोडिंगर के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किसी फिक्स ऑर्बिट में नहीं रहते हैं, बल्कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी स्थान पर विभिन्न विभिन्न पॉसिबिलिटीज के साथ रहते हैं। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। न्यूक्लियस यानी प्लस के पास में माइनस के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जबकि अनंत पर यानी कहीं दूर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी शून्य होती है। ऐसे छपरी लड़के कहीं दूर मिल ही नहीं सकते हैं, शून्य संभावना है, वो वहीं मिलेंगे फुक्का ही काटते हो मेरे भाई। यही तो श्रोडिंगर कह रहे हैं। केमिस्ट्री थोड़ी होती है जे खाली आदमी घूमता रहता है, घूम घूम के जो उसी को केमिस्ट्री में फिट कर देता है, और क्या भैया, जो सब लाइफ डेली लाइफ में देखा करो चीजों को। तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन वेव के 3 डायमेंशनल मोशन को, 3 डायमेंशनल समझते हो? 3 डायमेंशनल मतलब 3D, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, ऊंचाई में भी 3D मोशन को बताने के लिए एक इक्वेशन प्रपोज किया, जिसे हम लोगों ने कहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अभी आप फाइनल ईयर में है, या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी फर्स्ट पेपर में, तो हम दोबारा से भी आपको करा रहे हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत आसान है, आपको पुराने दिनों की याद भी दिलाएगा, प्लस आसान है। समझिए, इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती हैं वो स्टेशनरी वेव होती हैं। ये 2 पॉइंट्स के बीच फिक्स्ड स्ट्रिंग यानी जैसा धागा होता है, अगर हम यहां पर 2 ऐसे करके सिरे लें, उसमें धागा बांधे और खींच के छोड़ें, तो ऊपर नीचे जो वेव यानी तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। क्या कहते हैं बोलिए, बोला करो यार, स्टेशनरी वेव्स। ठीक है भाई, तो स्टेशनरी वेव्स होती, इलेक्ट्रॉनिक जो वेव होती हैं वो भी उसी तरीके की होती हैं। सर जी करके दिखाओ, लो ये चित्र हमने बना दिया। ये इस तरीके की जो वेव्स होती हैं इन्हें कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे थोड़ा सा डेरिवेशन कठिन होगा, डरना नहीं है। इस तरीके से एक धागा जो है ऊपर नीचे से करके मूव करता है ना, तो इसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये थोड़ा घिनौना चित्र बना हुआ है, आपको थोड़ा अच्छा बनाना है मेरे भाई। ठीक है,
अब देखिए क्या होता क्या है, स्टैंडिंग वेव जितनी भी होती, पहले मैं आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो भैया, जब भी कभी स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स होती हैं, उनके लिए जो इक्वेशन लेते हैं वो हमेशा या तो साइन में लेंगे और या फिर कॉस में लेंगे। सर जी साइन या कॉस में ही क्यों लेंगे? क्योंकि साइन और कॉस में वैल्यू रिपीट होती है। रिपीट का मतलब पतला कोई एक वैल्यू है जहां पे 0 मान होगा, फिर आप थोड़ा सा साइन का मान चेक करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर कहीं 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, इस तरीके की वैल्यू चलती हैं। साइन और कॉस में सबसे जो छोटा मान होता है वो -1 होता है, सबसे बड़ा मान होता है वो +1 होता है। यानी आप साइन 50 का मान निकालो, साइन 100 का मान निकालो, साइन 150, कितने का भी मान निकाल लो, वो मान हमेशा -1 से +1 के बीच में वेरी करता रहेगा। इस तरीके से -1 से +1 के बीच में वेरी करता रहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके वाली जितनी भी तरंगें बनती हैं, जितनी भी वेव्स होती हैं, उन सारी तरंगों को हम लोग क्या करते हैं, साइन या कॉस के टर्म में उनकी इक्वेशन को लिखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा फॉर स्टैंडिंग वेव्स, क्या इक्वेशन है, साई बराबर, अब जिन्हें नहीं पता वो देख लें, जो इस तरीके ये त्रिशूल की तरह बना हुआ है मेरे भाई, इसे बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं, साई। सत्यम वाला सा और ई, ताई वाला ताई, ई, साई। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है साई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। सर जी आप कहां से क्वेश्चन उठा लाए मेरे भाई, सरल आवर्त गति में पढ़ रखा आपने, 11th में पढ़ रखा है, 20 अब तो फाइनल ईयर में इतना तो पता होना चाहिए कि जो सरल आवर्त गति वाली क्वेश्चन होती हैं या स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स वाली क्वेश्चन होती हैं, उन्हें ऐसे ही लिखते हैं। तो वहां पे हम लोग बाई से लिखते थे, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, बाई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इसे लिखते थे, या साई से लिखना, बस इतना ही है। अब है क्या, तो साई है मेरे भाई वेव फंक्शन, वहां पे बाई हुआ करता था, यहां पे साई है। ठीक है, ए एक कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट ही हो गया, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट समझते हो, विस्थापन, कितना पार्टिकल अपनी जगह से हिलेगा सर। ठीक है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ समझते हो, प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है भाई, बहुत आसान होने वाला, आराम से समझो, पता नहीं चलेगा कब हो गया। तो हमने स्टैंडिंग वेव मान ली और उसके लिए इक्वेशन मांगनी, साई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक, अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो यहां कोई बायोलॉजी वाला नहीं होगा, फाइनल ईयर में फिजिक्स उन्हीं के पास होती है जिनके पास मैथ रही होती है सर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस इक्वेशन का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। बहुत आसान है, देखो कैसे अवकलन करेंगे। अवकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसके सापेक्ष डी अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। तो हमने x के सापेक्ष किया, तो यहां पे हमने लिख दिया डी साई अपॉन डी एक्स बराबर, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, a कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, साइन का हो जाता है कॉस, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा, तो साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का हो गया कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, और जो फालतू चल रहा, देखो x के संग में फालतू चल रहा गुणे में 2 पाई अपॉन लैम्डा, उसे दोबारा से गुणे में लिख देते हैं जब अवकलन करते हैं, तो दोबारा से गुणे में लिख दिया 2 पाई अपॉन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरे भाई। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, इतना भी कठिन नहीं मेरे भाई, एक बार और डिफरेंशिएशन किया। जब हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, जरा देखिए यहां पे सर, अच्छा ये आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे उन्हें शायद नहीं पता होगा, लो हम थोड़ा सा बता देते हैं, जरा समझिए यहाँ पे, थोड़ा सा समझिए, डरिए मत बच्चे, अगर लगता सर जी फिजिक्स बता रहे हैं, नहीं सर केमिस्ट्री ही है सर। ठीक है, तो होता क्या, हम आपको समझाते हैं, जैसे ऐसे कोई कहे एक्स के सापेक्ष, तो ऐसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे, d अपॉन डी, इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन। क्या मतलब है इसका, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, फर्दर का मतलब दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, दोबारा से करेंगे तो देखो भैया d फाई अपॉन डी एक्स था, जरा देखिए ये था d साई अपॉन डी एक्स, जब इसका दोबारा से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d2 साई अपॉन में हो जाएगा dx स्क्वायर, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, दोबारा से हो गया। ठीक भाई, a जैसे है इसे हम वैसे ही उतार लेंगे क्योंकि a कांस्टेंट है, 2 पाई अपॉन लैम्डा कांस्टेंट है, उतार लेंगे। कॉस थीटा का अवकलन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन कॉस का होता है माइनस, साइन का इधर देखिए जरा, साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, और कॉस का इसका उल्टा हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो जब हम लोग कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस का साइन थीटा, फिर से x के साथ में ये फालतू चल रहा है, इसे फिर गुणे में लिखेंगे, पहले से 2 पाई चल रहा था, ये 2 पाई और आएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, पहले से लैम्डा चल रहा था, एक और लैम्डा आएगा तो लैम्डा
लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी दोबारा से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले स्टैंडिंग वेव के लिए साई की वैल्यू मानी, एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया सर, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, जरा यहां देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बताओ, सब लोग यहां देखें। इक्वेशन नंबर 1 है साई बराबर a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 3 में भी आ गया a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, इसे बना देंगे हम लोग साई। तो हमने साई का मान उठा के यहां रख दिया, तो इक्वेशन बन गई d2 साई अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई, ठीक है भाई। d2 साई अपॉन dx स्क्वायर ऐसे रखा, वो माइनस था, इधर ले आए तो प्लस हो गया, बराबर 0 ले आए, ठीक। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे जो हम आपको पीछे प्रूव करा चुके हैं कल, ठीक है। क्या होती थी डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा बराबर h अपॉन mb होती थी। अगर स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला देखिए यहां लैम्डा स्क्वायर चल रहा है, इसका हम लोग यूज करेंगे, देखिए कैसे। हमने लिखा लैम्डा बराबर h अपॉन mb होता है, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये मान उठा के हम लोग यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर आया, यहां पे मान रखेंगे, h स्क्वायर नीचे रहेगा, पहला दूसरा तीसरा टर्म ऊपर चला जाएगा, यानी m स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, और ये इक्वेशन अपने पास मिल जाएगी सर, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान लें तो इसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होगी। दो तरीके की एनर्जी होती हैं, एक काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, एक पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा सर, ठीक है। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। काइनेटिक एनर्जी को कहा से लिखते हैं बताओ, हाफ mb स्क्वायर से क्या होती है जरा देखिए, E का मान हाफ mb स्क्वायर, ये हो गई गतिज ऊर्जा, प्लस V से लिख लिया, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर ये हो गई टोटल एनर्जी। यहां से हमने हाफ mb स्क्वायर का मान निकाल लिया, तो V को इधर ले आया, ये हो गया E माइनस का B, ठीक है। हाफ mb स्क्वायर का मान हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, जरा देखिए ये अपनी इक्वेशन नंबर 6 है, इसमें देखो 4 चल रहा है, m स्क्वायर b स्क्वायर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा जुगाड़ बनाएंगे कि ये हाफ mb स्क्वायर बन जाए। देखो क्या करा हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो 4 दूनी यहां 8 आ गया, बटे में 2 आ गया, एक m बाहर निकाल के रख दिया, बना लिया m, मतलब इस तरीके से गुणा भाग किया कि हाफ mb स्क्वायर पॉइंट 2 बना लिया। ये जो मान हमने निकाला था e माइनस बी हम यहां पर रख देंगे, मान रख दिया d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस का b साई अपॉन h स्क्वायर बराबर 0। ये भैया अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है केवल x एक्सिस के लिए। ये देखो यहां पे सिर्फ क्या चल रहा है, देखो dx स्क्वायर चल रहा है, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, लेकिन केवल x एक्सिस के लिए है मेरे भाई, ठीक है। अगर y और z एक्सिस के लिए भी निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, हमने यहां लिखा इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल वेव मोशन को ज्ञात करने के लिए इस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हैं। उसमें केवल x था, अब y और z भी लिख देंगे, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 साई अपॉन dz स्क्वायर प्लस जैसे लिखा हुआ था वैसे ही पूरा लिख दिया। यानी केवल x के लिए अगर निकाल रहे थे तो केवल x लिखा था, y और z के लिए भी निकालनी है तो हमने तीनों लिख दिया, x y z, ठीक है। इस इक्वेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सब लोग देखें भैया, ये जो लिखा हुआ है d2 साई, जरा देखिए d2 साई अपॉन dx, तो साई तो सब में से हटा दो कॉमन, d2 अपॉन dx स्क्वायर, d2 अपॉन dy स्क्वायर, d2 अपॉन डेल z स्क्वायर, ये बन जाएगा डेल ऑपरेटर्स का स्क्वायर, ठीक है भैया। डेल d अपॉन dx प्लस d अपॉन dy प्लस d अपॉन dz को डेल कहते हैं, और स्क्वायर चल रहा तो स्क्वायर लगा देंगे, साई को बाहर लिख दिया। तो इस पूरे इंतजाम को ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां ऊपर बढ़ा के हम आपको दिखाते हैं इस तरीके से, डेल स्क्वायर साई प्लस जितना चल रहा था वो तो चल ही रहा है 8 पाई स्क्वायर करके, इस तरीके से हमने लिख के भी दिखा दिया। इसे पढ़ेंगे आप डेल स्क्वायर या डेल ऑपरेटर्स का स्क्वायर, ये हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लिख के भी दिखा दिया कि डेल स्क्वायर का जो मान है वो ये है, d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dy स्क्वायर प्लस d2 अपॉन dz स्क्वायर। इसमें से जो डेल है इसे लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा लाप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में बताइए, तो इसे हम लोग कहेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर, या फिर इस इक्वेशन को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है इसमें से डेल स्क्वायर साई को उधर भेज देना है। डेल स्क्वायर साई को उधर भेजा तो ये माइनस में हो गया, ठीक भैया। उसके बाद केवल e माइनस बी साई यहीं रहने दिया, h स्क्वायर ऊपर भेज दिया, ये पूरा इंतजाम नीचे भेज दिया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या किया, पूरा इंतजाम ऐसे लिख दिया, इनकी गुणा कर दी e साई माइनस का b साई, जब b साई उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहां से साई को
कॉमन ले लिया और जितना भी ब्रैकेट में ये बचा हुआ है b माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 8 पाई स्क्वायर m, इसे हमने बना दिया h कैप। क्या बना दिया भाई? एच कैप बना दिया। देखो बिल्कुल आसान है। इधर चल रहा है ई साई, यहां पे जो एच कैप है इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं और इसका मान मेरे भाई इतना होता है बी माइनस का डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपान में 8 पाई स्क्वायर एम। यहां लिख के भी दिखा दिया जहां पे एच कैप का मान इतना है मेरे भाई, ठीक है। यानी इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड SWE इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसी के आगे कुछ और पीडीएफ हमने लगाई हैं, ठीक है। ये भी हम आपको यही बताए थे, हम अलग से क्या ही बताएंगे सर, ठीक है, कि आइजेन वैल्यू और आइजेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अलग से वीडियो बनाएंगे, एक बढ़ेगी, इससे अच्छा बना दे रहा, पढ़ना तो आपको आई। देखिए होता क्या है, ये जो पूरी इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है, जब इसका सोल्यूशन करते हैं तो अलग अलग तरीके की वैल्यू प्राप्त होती है साई की। वो उन वैल्यूज में अगर 4-5 कंडीशनें फिट हो जाएंगी तो वो आइजेन वैल्यू कहलाएंगे और ऐसे फंक्शन आइजेन फंक्शन कहलाएंगे। वो 4-5 कंडीशनें क्या होंगी? नंबर 1, साई मस्ट बी सिंगल बॉन्ड, सिंगल वैल्यू, ठीक है। यानी स्पेस में जो साई की वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, यानी जो उसमें चेंज हो रहा है वो ना हो, कॉन्टिन्यूअस लगातार होना चाहिए। अगर हो भी रहा है सर, ठीक है, बहुत कम होना कोई फर्क ना पड़े, कॉन्टिन्यूअस रहे वो सर, ठीक है। साई मस्ट बी फाइनाइट, साई की जो वैल्यू है वो फाइनाइट यानी प्राप्त करी जा सके, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। और साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, यानी जिस स्पेस में रहता है यहां से टोटल वैल्यू यूनिट होनी चाहिए, उसे नॉर्मलाइज किया जा सके सर, ठीक है। और साई मस्ट बी 0 एट इनफाइनाइट, अगर हम लोग अनंत पे जाके देखें तो साई की वैल्यू 0 मिल जाए। बिल्कुल आसान है, डरो मत। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऊपर बताई दी। अगर ये 5 कंडीशनें फॉलो हो जाती हैं तब हम उन वैल्यूज को कहते हैं आइजेन वैल्यूज और उन फंक्शंस को कहते हैं आइजेन फंक्शंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब आएगी तो आपको ये नहीं लिखना है, लेकिन ये पता होना चाहिए। पूछता आइजेन वैल्यू आइजेन फंक्शंस क्या होते हैं, 3 नंबर में मान लिया आ गया तो बता दो। अगर ये 5 कंडीशन, ये ना भी लिखो कोई बात नहीं, ये लिख दो, 5 कंडीशनें फॉलो होनी चाहिए। 0 हो इनफाइनाइट पे, नॉर्मलाइज्ड हो जाए, फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। अगर इतना हो रहा है तो ये क्या है? आइजेन वैल्यू है और ये फंक्शन क्या कहलाएगा? आइजेन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा सकता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई स्टार एंड साई स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है। साई क्या है? साई स्पेस में उस पॉइंट को बताता है जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 3 चीजें हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब इससे क्या पता चल रहा है? तो 3 चीजें, एक क्या है? साई, साई स्टार, साई स्क्वायर। तो बताओ साई क्या बताएगा? साई उस पॉइंट को बताएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। साई एक ऑर्बिटल को बताता है सरल भाषा में। साई स्टार इसका उल्टा होता है, जैसे अगर साई का मान प्लस का x है तो साई स्टार इसका उल्टा यानी -x होगा। और साई स्टार क्या बताएगा? साई स्टार ये बताएगा, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ रियल वैल्यू, यदि साई की वैल्यू एक इमेजिनरी है तो साई स्टार की वैल्यू जो है वो नॉर्मल होगी, ठीक है भाई। इस तरीके से अगर साई की वैल्यू a माइनस बी है तो साई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस आई बी, गुणा करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इतना नहीं बताना है, अगर साई और साई स्टार की हम लोग आपस में गुणा करते हैं तो वो एक रियल वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं साई इंटू साई स्टार बराबर साई स्क्वायर। ये क्या बताता है ये भी सुन लो। साई स्क्वायर बताएगा फॉर लेंथ वेव साई स्क्वायर नंबर ऑफ फोटॉन्स इन यूनिट एरिया और डेंसिटी ऑफ फोटॉन, ठीक है भाई। तो सरल भाषा में कहते हैं, देखिए यहां पे लिख दिया हमने, साई स्क्वायर क्या बताता है? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। सबसे पहले आपको पता, हम शॉर्ट में बता देते हैं, साई क्या बताता है? साई आपको यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है। साई स्टार क्या बताता है? साई स्टार इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी इसका उल्टा होता है। जब साई और साई स्टार की गुणा करते हैं तो साई स्क्वायर प्राप्त होता है, और साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहीं पे प्रेजेंट हो सकते हैं सर, ठीक है। बस यही है सर, ठीक है। तो नॉर्मल हमने लिख दिया, ये किसी पॉइंट पर स्पेस पर मिलने की संभावना को व्यक्त करता है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हाईली अनसर्टेन होती है, परंतु किसी पॉइंट पर साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। सरल भाषा में बता दें तो 3 चीजें हैं। साई क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट हो सकता है।
कितना ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है वो बताएगा साई स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा वहां पर मिलने की पोजीशन भी उतनी ही, पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा। साई स्टार क्या है? साई का उल्टा यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, जाके सर्च करिएगा BDKDN BSc, आराम से टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। 20,000 के करीब लोग वहां पे जुड़ चुके हैं। जब ये कंप्लीट हम आपको करा देंगे तब आपको एप्लीकेशन BDKDN नाम से प्ले स्टोर पे, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में ये सारी पीडीएफ इकट्ठी डाल दी जाएंगी और आपको आराम से मिल जाएंगी। दोनों चीजें आप कर सकते हैं। फिलहाल टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट हो तो हमें, कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कॉमेंट करके बताइए। 3 दिन केमिस्ट्री की वीडियो लानी थी, 3 दिन आ गई है, कल से फिजिक्स की वीडियोस लाएंगे। अगर आप ज्यादा कॉमेंट करोगे सर ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं है, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक देने की। 2 बजे डेली कंटेंट आपको मिल रहा है। दिक्कत है कमेंट करके बताइए, डेली भी वीडियोस लाने की कोशिश करी जाएगी आने वाले टाइम में जब आपके पेपर पड़ोस में आएंगे। फिलहाल 3 दिन केमिस्ट्री 3 दिन फिजिक्स चल रही है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।